रूट फाइंडिंग मेथड्स, ठीक है ना। तो रूट फाइंडिंग मेथड्स एप्लीकेबल ऑन एनी टाइप ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है ना। आप किसी भी टाइप के अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपको इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, इसके रूट कैलकुलेट करना है, या मान लीजिए आपको इसके रूट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है f(x), ठीक है ना, उसको आपको उसका रूट कैलकुलेट करना है, तो f(x) = 0, इस फंक्शन के रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करके, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1 होता है। इसमें आपको इनिशियली 2 वैल्यू गेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यू गेस करना पड़ेगा। तो एक x0 को वैल्यू को आपको गेस करना पड़ेगा, दूसरा आपका x1 वैल्यू को गेस करना पड़ेगा। तो ये 2 वैल्यू को आप गेस करेंगे, x0 एंड x1 को, ठीक है ना। उसके बेसिस पर आप x2 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस मेथड की रिलायबिलिटी है 100%, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है रेगुलर फॉल्सी। रेगुलर फॉल्सी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। आप यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्सी दोनों मेथड्स का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, बट यू कैन से रेगुलर फॉल्सी इज मार्जिनली फास्टर देन बाइसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इनिशियल केस वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो हमने 2 वैल्यू केस की है, x0 एंड x1, इनकी बेसिस पर हम x2 को कैलकुलेट करेंगे और ये मेथड आपका 100% रिलायबल होता है। थर्ड मेथड है आपका सेकंड मेथड। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1.62, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप 2 वैल्यूज को गेस करेंगे और इसमें आप सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी आप सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन ये मेथड आपका रिलायबल नहीं है, नॉट रिलायबल। नेक्स्ट मेथड है न्यूट्रल रिएक्शन मेथड, ठीक है ना। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। तो यू कैन से दिस इज द फास्टेस्ट मेथड, ठीक है ना। ये बहुत फास्ट मेथड होता है। आपका आंसर वेरी क्विक आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका 2 होता है। यहाँ पर आपकी जो गैस वैल्यू है वो केवल 1 है, ठीक है ना। आप केवल एक वैल्यू को गैस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने x0 को गैस किया है और इस x0 गैस वैल्यू को यूज करके हमने x1 को कैलकुलेट किया, ठीक है ना। ये मेथड भी आपका रिलायबल नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट रिलायबल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बाइसेक्शन मेथड। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये सारे मेथड क्या करते हैं, आपके रूट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एक इक्वेशन f(x) के रूट को फाइंड करने में आप इसको यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 वैल्यू गेस करेंगे। ये मान लीजिए कि आपने जो वैल्यू गेस की, फर्स्ट गेस वैल्यू x0 और ये मान लीजिए आपकी सेकंड गेस वैल्यू है x1, ठीक है ना। तो ये 2 वैल्यू को आप गैस करेंगे। यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 वैल्यू आपको इस तरीके से गैस करना पड़ेगा कि ये गैस वैल्यू के बीच में आपका रूट एग्जिस्ट करे, ठीक। तो यहाँ पर आप हम 2 वैल्यू गैस करेंगे, x0 x1, और दो वैल्यू हम इस तरीके से गैस करेंगे कि हमारा f(x0) into f(x1) इज लेस देन 0 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या होगा, इस फंक्शन का यहाँ पर रूट होगा। ये मान लीजिए x है, इस फंक्शन का रूट है, और ये फंक्शन मान लीजिए y = f(x), ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि f(x(r) = 0, ठीक है ना, क्योंकि जो ये आपका जो ये रूट होगा वहां पर आपका क्या होगा, y = 0 होगा, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये पॉइंट x(r) पर कट कर रहा है। तो ये इस फंक्शन f(x) का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस फंक्शन की y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि f(x(r) = 0 होगा, ठीक है ना। अब एक केस यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने ये 2 वैल्यू गैस की और गैस करने के बाद आपने f(x0) और f(x1) की वैल्यू कैलकुलेट किया और ये = 0 आ जाता है, ठीक है ना, = 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो आपका रूट जो होगा वो x0 होगा या फिर जो आपका रूट होगा वो x1 होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 कब हो सकता है, ये क्योंकि देखिए अगर ये भी नॉन जीरो है, ये वाला वैल्यू भी नॉन जीरो है, अगर ये वाली वैल्यू भी नॉन जीरो है, तो फिर आपका रिजल्ट 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्योंकि 2 नॉन जीरो नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आपका नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपने 2 वैल्यू गैस की है, x0 और x1, और आपने ये कैलकुलेट किया है और अगर आपका ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आइदर दिस 0 और दिस 0, ठीक है ना। इनमें से कम एक वैल्यू तो आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका f(x0) 0 हो या हो सकता है आपका f(x1) 0 हो, ठीक है ना। इसका मतलब जो आपका रूट होगा वो या तो x0 होगा या फिर x1 होगा। तो फिर उस केस में आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपका रूट x0 x1 में से कोई एक होगा। तो आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर x(r) इस फंक्शन का रूट है तो f(x(r) आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाया है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाया है, क्योंकि अगर आपका = 0 आ रहा है, इसका मतलब आपको ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी इनिशियल गैस वैल्यू है उसी में से कोई एक वैल्यू आपका रूट होगी। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर आपने 2 वैल्यू गैस की है, x0 और x1, और वहां पर अगर मान लीजिए कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है, तो x0 और x1 के बीच कितने रूट लाई करेंगे?
ठीक है ना, इन बिटवीन x0 एंड x1 हाउ मेनी रूट विल एग्जिस्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कितने रूट लाई कर रहे हैं, आपका 1 रूट लाई कर रहा है इन इंटरवल x0 x1, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता, आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता, और ये मान लीजिए हमने x0 वैल्यू है फर्स्ट बेस वैल्यू, और ये मान लीजिए आपकी सेकंड बेस वैल्यू है x1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा fx0 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा fx1, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं fx0 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर fx1 क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो fx0 जो होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितने रूट लाई करने हैं, यहाँ पर आपके 1 2 एंड 3 रूट लाई करने हैं, ठीक है ना। 1 2 एंड 3 रूट लाई करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और x0 और x1 के बीच आपके 2 रूट लाई कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो x0 और x1 के बीच या तो 1 रूट लाई करेगा, या फिर 3 रूट लाई करेंगे, या फिर 5 रूट लाई करेंगे, या फिर 7 रूट लाई करेंगे। इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ, आप बोल सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ रूट यहाँ पर लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि fx0 एंड fx1 अगर ग्रेटर देन 0 है, तब आप क्या बोल सकते हैं? तो इसको एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका फंक्शन ये है, जो वैल्यू गेस की है वो x0 ये है, और मान लीजिए x1 आपका ये है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी आपका क्या पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या है, ग्रेटर देन 0 आएगा, प्रोडक्ट करने पर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रूट लाई कर रहे हैं? 0, ठीक है। इन बिटवीन x0 एंड x1 0 रूट लाई, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का, ठीक है ना, और आपने ये फर्स्ट बेस वैल्यू है और ये आपकी सेकंड बेस वैल्यू है। तो क्या देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट x0 पर आपका ग्राफ नेगेटिव होगा, ठीक है ना, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि fx0 जो होगा आपका नेगेटिव होगा। इसी तरीके से fx1 जो होगा आपका वो भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें इन बिटवीन x0 एंड x1 हाउ मेनी रूट विल लाई, 0। यहाँ पर भी इस केस में देखिए आपका 0 रूट लाई कर रहा है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता, ये आपका फर्स्ट बेस वैल्यू है x0, ये आपकी सेकंड बेस वैल्यू है x1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं fx0 आपका पॉजिटिव होगा और fx1 भी आपका पॉजिटिव होगा। तो जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके बीच में कितने रूट लाई कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए अगर आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट बेस वैल्यू है x0 और ये आपकी सेकंड बेस वैल्यू है x1, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, fx1 भी आपका पॉजिटिव होगा। तो इनके बीच में कितने रूट आपके लाई कर रहे हैं? इनके बीच आपके 2 रूट लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो इन बिटवीन x0 और x1 इवन नंबर ऑफ रूट विल लाई, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ रूट आपके लाई करेंगे। वो रूट 0 भी हो सकते हैं, वो रूट 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे ऐसा कौन सा केस है जो 100% गारंटी देगा कि आपका रूट जो है वो x0 और x1 के बीच लाई करेगा, ठीक है ना। एक केस तो आपका ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया fx0 fx1 लेस देन 0, ठीक है ना। तो जैसे कि इस केस में हमने आपको बताया था कि आपके जो रूट होंगे वो ऑड नंबर्स में होंगे, ठीक है ना। आपके जो रूट होंगे वो ऑड नंबर में होंगे, या तो 1 रूट होंगे, या 3 रूट होंगे, या 5 रूट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके रूट हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं इन बिटवीन x0 एंड x1, वो या तो 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, फिर 5 हो सकते हैं, इस तरीके से होंगे। यहाँ पर जो आपके रूट होंगे वो इवन नंबर ऑफ रूट्स लाई करेंगे, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ रूट्स लाई करेंगे इन बिटवीन x0 एंड x1। तो रूट आपके या तो 0 हो सकते हैं, या फिर 2 हो सकते हैं, फिर 4 हो सकते हैं, फिर 6 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं ये 0 वाला केस भी है, ठीक है ना। इसका मतलब हम इस कंडीशन को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 0 वाला भी केस है। लेकिन यहाँ पर देखिए मिनिमम क्या है, मिनिमम आपका 1 है। इसका मतलब इस कंडीशन को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड में हम ये वाली कंडीशन का यूज करेंगे। तो ये आपका फंक्शन है y fx, और ये आपकी फर्स्ट केस वैल्यू है x0 और ये मान लीजिए आपकी सेकंड केस वैल्यू है x1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा fx1 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा fx0। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं fx0 क्या होगा, नेगेटिव होगा, और fx1 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये कंडीशन चेक करेंगे fx0 डॉट fx1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, यानी रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा, यानी लेस देन 0 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं
between x0 and x1 at least one root will lie, at least one root will lie। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि बाइसेक्शन मेथड 100% रिलायबल होता है, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है ना। बाइसेक्शन मेथड में हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट विल लाई, ठीक है ना। तो ये 100% आपका ये मेथड रिलायबल होता है। अब जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है बाइसेक्शन, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 = x0 + x1/2, ठीक है ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका x2 हो जाएगा, तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस मिड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस मिड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी fx2। फिर हम इस fx2 का साइन चेक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं fx2 का साइन क्या हो जाएगा, fx2 का साइन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो fx2 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारा fx2 नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर देते, ताकि हमारी ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई रहती है, ठीक है ना। देखिए इनिशियल केस वैल्यू जो हमने ली है वहां पर तो ये कंडीशन चेक किया हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट विल लाई इन बिटवीन x0 एंड x1। यदि आप x2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, x2 हो जाएगा आपका x0 + x1/2, तो वहां पर फिर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन तब सेटिस्फाई रह पाएगा जब आपका मान लीजिए fx2 पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करें, या नेगेटिव fx2 अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करें, फिर आप fx2 को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर फिर दो केस हो सकता है, या तो fx2 आपका पॉजिटिव होगा या फिर fx2 आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका fx2 पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव से, अगर मान लीजिए fx2 आपका नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव से। जैसे कि इस केस में देखिए आपका fx2 क्या है, पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव से। इसका मतलब अब हम x2 को रिप्लेस कर देंगे x1 से, ठीक है ना। x2 को आप x1 से रिप्लेस कर देंगे, तो अब आपकी नई वैल्यूज हो जाएगी x1 एंड x1, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया है ताकि आपकी ये वाली कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई रहे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे तभी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा, और तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड आपका रिलायबल होगा, ठीक है ना। तो x2 को हम x1 से रिप्लेस कर दिया। अभी आपका नया x2 है, ये आपका नया x1 है। फिर से हम क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अभी दोनों का मिड पॉइंट आपका कहीं यहाँ लाई करेगा, फिर आपका ये नया x2 हो जाएगा, नया x2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा fx2, ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिर से fx2 आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब x2 को रिप्लेस कर देंगे आप x1 से, तो ये जो आपका जो x2 था ये आपका x1 बन जाएगा, ठीक है ना। जो x2 था ये आपका x1 हो जाएगा। फिर से इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा। फिर से आप इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अब इसका मिड पॉइंट कहां पर लाई करेगा, अब इसका मिड पॉइंट यहां पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका नया x2 हो जाएगा और ये आपका नया fx2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं fx2 आपका क्या है, fx2 अब यहाँ पर आपका नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव को आप रिप्लेस करेंगे नेगेटिव से, इसका मतलब x2 को आप रिप्लेस करेंगे x0 से, ठीक है ना। x2 को आप रिप्लेस करेंगे x0 से, क्योंकि नेगेटिव को रिप्लेस करेंगे हम नेगेटिव से, ताकि आपका ये वाली कंडीशन आपका ऑलवेज सेटिस्फाई रहे, ठीक है ना। इसका मतलब अब आपका नया x0 क्या हो जाएगा, ये आपका नया x0 हो जाएगा, क्योंकि x2 को हमने रिप्लेस कर दिया है x0, क्योंकि x2 को हमने रिप्लेस कर दिया है x0 से। फिर से अगर आप इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको मिड पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, और ये हमारा नया x2 हो जाएगा और ये आपका fx2 हो जाएगा। जैसे कि इस केस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिव से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पर इटरेशंस अप्लाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप रूट के क्लोज आते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा आप इटरेशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा आपका आंसर एग्जैक्ट के क्लोज होगा। एग्जैक्ट आंसर के जितने ज्यादा आप इटरेशंस लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होंगे। अब बात करते हैं एरर इन बाइसेक्शन मेथड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, ठीक है ना। मैक्सिमम एरर क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये कि जो एरर है ये डिपेंड करेगी कि आपने क्या वैल्यू गेस की है। मान लीजिए कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस फंक्शन का यहाँ पर आपका रूट होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन है y = fx, तो इस फंक्शन का यहाँ पर रूट होगा। मान लीजिए जो आपने वैल्यू गेस की है वो इस रूट की क्लोज गेस की है। मान लीजिए ये आपका रूट है, इस रूट के वेरी क्लोज आपने एक वैल्यू गेस की है। मान लीजिए आपका x0 है और
ये मान लीजिए आपका x1 है, ठीक है ना। इस रूट के काफी क्लोज आपने मान लीजिए आपकी वैल्यू गेस की है, ठीक है ना। तो x0 वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस रूट के काफी क्लोज है, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी एरर होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एरर कब होगी, जब आपकी एक जो इनिशियल गैस वैल्यू है वो किसी जो आपकी एक इनिशियल गैस वैल्यू है वो रूट के क्लोज होगी, ठीक है ना। तो ये गैस वैल्यू रूट के क्लोज है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम एरर होगी। अब वो एरर आपकी क्या होगी, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका अगर ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम एरर हो जाएगी आपका a माइनस बी, ठीक है ना। तो a माइनस बी जो है यहाँ पर मैक्सिमम एरर हो गई। लेकिन जब यहाँ पर आप फर्स्ट इटरेशन लगा देंगे, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन आपकी एरर क्या रह जाएगी, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आप इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन आपकी एरर हाफ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन जो आपकी एरर होगी वो ये होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर फर्स्ट इटरेशन जो आपकी एरर है वो b माइनस ए मॉड बाय 2 है, ठीक है ना। इवन का मतलब है एरर आफ्टर फर्स्ट इटरेशन। तो फिर हम अगर हम आपसे पूछें आफ्टर 2 इटरेशन एरर क्या होगी, मैक्सिमम एरर क्या होगी आफ्टर 2 इटरेशन, तो फिर से अगर आप इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आपका ये आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है आपका इसका हाफ हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं इनिशियल का 1/4, इनिशियल का 1/4 या फिर आफ्टर फर्स्ट इटरेशन का हाफ, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि E2 हो जाएगा आपका b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो आफ्टर nth इटरेशन आपकी एरर क्या रह जाएगी, आफ्टर nth इटरेशन आपकी एरर हो जाएगी b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। तो ये आपका मैक्सिमम एरर इन बाइसेक्शन मेथड आफ्टर nth इटरेशन, maximum error in bisection method after nth iteration will be equal to mod of b minus a divided by 2 raised to power n, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये न्यूमेरिकल मेथड्स में आपका टॉलरेबल एरर गिवन होता है, ठीक है ना। तो अगर ये जो आपका en है ये लेस देन या इक्वल टू है 80 के, तो आप वहां पर इस मेथड को स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एरर है वो अंडर टॉलरेबल लिमिट है, तो आप वहां पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब मान लीजिए कि अगर a आपका 0 होता और b आपका 1 होता है, इसका मतलब आप 0 to 1 इंटरवल में अगर इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर nth इटरेशन मैक्सिमम एरर इन वर्स्ट केस इज इक्वल टू en इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1/2 रेज़ टू पावर n इज लेस देन इक्वल टू 80। आफ्टर 10th इटरेशन व्हाट विल बी द एरर, आफ्टर 10th इटरेशन एरर विल बी e10 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू 1/10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 10th इटरेशन वर्स्ट केस में आपकी जो एरर होगी, आपकी जो आंसर में एरर होगी वो इस ऑर्डर की होगी, 10 रेज़ टू पावर -3 ऑर्डर की होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 10th इटरेशन वर्स्ट केस में जो एरर होगी वो 10 रेज़ टू पावर -3 होगी, ठीक है ना। तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो इनके बीच में लाई करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आंसर होगा वो इस रेंज में लाई करेगा आफ्टर 10th इटरेशन। आपको 80 वहां पर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि 80 आपको गिवन है, मान लीजिए 80 है 10 रेज़ टू पावर -6, तो वो आपसे ये पूछ सकता है आफ्टर हाउ मेनी इटरेशन you will get your answer under this tolerable limit। जो आपका इंटरवल था वो इंटरवल है 0,1, तो आफ्टर nth इटरेशन एरर विल बी 1/2 रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n इज लेस देन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अगर आप log लेंगे तो आपको मिल जाएगा log 2 10 रेज़ टू पावर 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है ना। तो यहाँ से आप n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 212.15, ठीक है ना। अब यहाँ पर n है नंबर ऑफ इटरेशंस, तो नंबर ऑफ इटरेशंस आपके फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, वो आपके इंटीजर होंगे। इसका मतलब आप इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, इस वैल्यू का सेविंग ले लेंगे, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 213, यानी आफ्टर 213 इटरेशन योर एरर विल बी अंडर दिस टॉलरेबल लिमिट। मान लीजिए आपको इस फंक्शन का रूट फाइंड आउट करना है x² इज इक्वल टू 2 के, तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू fx, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं fx इज इक्वल टू x² - 2 इज इक्वल टू 0 का आपको रूट फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपको पता है इसका ग्राफ किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये ठीक है ना, तो ये ग्राफ हो जाएगा तो y इज इक्वल टू x² - 2 का, ठीक है ना।
तो सबसे पहले आप दो ऐसे वैल्यू गैस करेंगे जिनके बीच आपका रूट लाइन रहेगा। आप दो ऐसी वैल्यू गैस करके आप चेक करेंगे fx0.fx1 इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो हमें दो वैल्यू ऐसे गैस करनी है जिनके बीच इसका रूट लाइन करेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने -2 पर इसकी कैलकुलेट किया, -1 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया, तो हम क्या देख रहे हैं, -2 और -1 पर इस फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। -2 और -1 पर इस फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का एक रूट -2 और -1 के बीच होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका एक रूट -1 और -2 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू कैलकुलेट की, 0 पर वैल्यू है -2, 1 पर वैल्यू है -1, तो फिर से इसका साइन चेंज कर रहा है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर फिर से साइन चेंज हो गया। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शन f(x) का एक रूट लाई करेगा इन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर आपका साइन चेंज हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं इस फंक्शन f(x) का एक रूट लाई करेगा इन बिटवीन -1 एंड -2। तो आपका 1 एंड 2 के बीच साइन चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एटलीस्ट वन रूट विल लाई इन बिटवीन 1 एंड 2। एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं, आप फर्स्ट केस वैल्यू को हम 1 लेंगे और सेकंड केस वैल्यू को हम 2 लेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि 1 एंड 2 पर आपका एक रूट यहाँ पर लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए ये fx0 की वैल्यू है आपका नेगेटिव और fx1 की वैल्यू है आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बिटवीन 1 एंड 2 एटलीस्ट वन रूट विल लाई। x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1 बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने x2 वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो x2 की वैल्यू आ गई आपका 1.5, ठीक है ना। फिर हमने fx2 को कैलकुलेट किया। fx2 आपका क्या है, fx2 है आपका पॉजिटिव। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, पॉजिटिव को आप पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे तभी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई रह पाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना है, इसका मतलब हम x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 से। तो x1 को x2 से रिप्लेस कर दिया, x1 को रिप्लेस कर दिया है x2 से, ठीक है ना। तो ये जो x2 की वाली जो वैल्यू है ये x1 पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इन सेकंड इटरेशन न्यू x0 इज इक्वल टू 1 एंड न्यू x1 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। फिर से हमने वो वाला फार्मूला यूज किया और उस फार्मूले का यूज करके हम x2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.25। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपका इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस किया था, ठीक है ना। अब फिर हम आप fx2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। fx2 की वैल्यू अब आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब हम नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x0 को हम रिप्लेस करेंगे अब x2 से। तो हमने x0 को रिप्लेस कर दिया x2 से। तो थर्ड इटरेशन में आप देख रहे हैं हमने x0 को रिप्लेस कर दिया है x3 से। तो जो हमारा नया x0 हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा x0 हो जाएगा 1.25, x1 हमारा 1.5 रहेगा, ठीक है ना। फिर हमने इस फॉर्मूला का यूज करके 1.35 वैल्यू x2 की वैल्यू 1.35 कैलकुलेट किया। तो आपका जो आंसर है आफ्टर थर्ड इटरेशन वो 1.375 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में सबसे पहले आप दो वैल्यू को गैस करेंगे। तो x0 इज माय फर्स्ट गैस वैल्यू एंड x1 इज माय सेकंड गैस वैल्यू, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू आप इस तरीके से गैस करेंगे कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है ना। तभी तो हम बोल पाएंगे कि आपका एक रूट एटलीस्ट वन रूट लाई इन बिटवीन x0 एंड x1। के बाद आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप x2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये मेथड कैसे वर्क करता है। ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट गैस वैल्यू है, ये मान लीजिए आपकी सेकंड गैस वैल्यू है। सबसे पहले आप ये दो वैल्यू गैस कर लेंगे। इन दोनों गैस वैल्यू पर आप कर्व पर ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा x0, fx0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका x1, fx1, ठीक है ना। फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के आप एक स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका x एक्सिस पर कहीं कट करेगी, ठीक है। ये मेरी x एक्सिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर कट करेगी। तो ये जहां पर भी कट करेगी वो हमारा x2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर कट करेगी वो हमारा x2 पॉइंट हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर नोट कीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट पर कट कर रही है वहां पर y इज इक्वल टू 0 है। इस पॉइंट पर आपका y इज इक्वल टू 0 है। तो ये आप x2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है ना। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमने स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर, तो स्लोप इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये स्ट्रेट लाइन आपका x एक्सिस को कट करती है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया और ये पॉइंट हो जाएगा आपका x2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट आपका x2 हो जाएगा और ये y की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका x2 हो जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, फिर आप fx2 का साइन चेक करेंगे। x2 को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप fx2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आप fx2 का साइन चेंज करेंगे।
तो फिर से आप यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे ताकि आपका ये कंडीशन मेंटेन रहे। मान लीजिए कि आपका fx2 पॉजिटिव आ जाता है, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं आपका fx2 क्या है, fx2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर आपका fx2 क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 से। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका fx2 नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव आता है fx2, तो फिर हम नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं। तो फिर हम ऐसा बोल सकते थे कि हम x0 को रिप्लेस कर देते x2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे ताकि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और फिर से आपको दो नई वैल्यू मिल गई x0 और x1, और फिर से आप इस मेथड को इटरेटिवली अप्लाई करते रहेंगे। तो जैसे कि आप इस केस में देख रहे हैं fx2 क्या है, आपका पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 से, तो हमारा नया x1 ये हो जाएगा और ये हमारा नया fx1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका रूट है वो आपका आंसर जो है वो रूट के क्लोज आ चुका है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना। अब फिर से स्ट्रेट लाइन आपका एक्स एक्सिस पर कट करेगा, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर के काफी क्लोज है। तो फिर अब ये हमारा सेकंड इटरेशन है, तो सेकंड इटरेशन में हमने फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, x2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका नया x2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका नया x2 पॉइंट हो जाएगा और ये आपका नया fx2 हो जाएगा, नया fx2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं fx2 का साइन क्या है, fx2 का साइन है आपका नेगेटिव, इसका मतलब आप नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब इस केस में अब आप क्या करेंगे, इस केस में अब आप x0 को रिप्लेस करेंगे x2 से, ठीक है ना। तो अब आपका नया x0 हो जाएगा, तो ये आपका नया x0 हो जाएगा और ये आपका नया वाला x1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका नया x0 हो जाएगा, ये आपका नया x1 हो जाएगा। फिर से आप इन दोनों पॉइंट्स को लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और इस प्रोसेस को आप इटरेटिवली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, आपका फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, x2 f1 x0 माइनस f0 x1 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f0। यहाँ पर आपका f1 क्या है, f1 इज इक्वल टू f x1 और f0 क्या है, f0 इज इक्वल टू f x0। तो इस मेथड में आप दो वैल्यू गेस करेंगे, x0 एंड x1, और x0 और x1 का यूज करके आप इस x2 वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप ब्लाइंडली इसको रिप्लेस कर देंगे, x0 को आप ऑलवेज रिप्लेस करेंगे विद x1 एंड x1 को आप ऑलवेज रिप्लेस करेंगे विद x2, ठीक है ना। तो आपको नया x0 और नया x1 मिल जाएगा, उस नए x0 और नए x1 को आप फिर से इस फॉर्मूले में रखेंगे, फिर से आपको x2 की वैल्यू मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप x1 को रिप्लेस, फिर आप x0 को रिप्लेस करेंगे x1 से और x1 को रिप्लेस करेंगे x2 से, ठीक है ना। तो इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें हम आपका कोई भी रिलायबिलिटी वाली कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, जीरो वाली कंडीशन हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने आपको बता दिया जो सेकेंड मेथड होता है वो रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें ये वाली कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका रूट स्किप कर जाए, तो क्योंकि आप ये वाली कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट in the second method x0 is always replaced by x1 and x1 is always replaced by x2 without checking whether root lie between x0 and x1. We should not take the guess value where graph is flat, ठीक है ना। आप वहां पर आप अपने guess value को नहीं लेंगे जहां पर ग्राफ आपका फ्लैट होगा। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ देखिए, ये मान लीजिए आपका ग्राफ है y is equal to fx, ठीक है ना। तो अगर देखिए इस मेथड में आप रिलायबिलिटी वाली कंडीशन तो चेक करते नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप इस टाइप की वैल्यू गेस कर लें, ये मान लीजिए आपका x0 है और ये मान लीजिए आपका x1 है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ग्राफ किस तरीके का है, यहाँ पर ग्राफ आपका फ्लैट है, ठीक है ना। तो आपको आप गेस वैल्यू वहां पर नहीं करेंगे जहां पर आपका ग्राफ फ्लैट होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपका कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका fx फ्लैट होगा तो वहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि f0 इज नियरली इक्वल टू f1, और जब f0 इज नियरली इक्वल टू f1 होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं f0 इज इक्वल टू f1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 0 आ जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जब f0 इज नियरली इक्वल टू f1 हो जाएगा तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड। सो इन दिस मेथड वी यूज वन गेस वैल्यू, ठीक है ना। आप केवल एक गेस वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, तो वो गेस वैल्यू है यहाँ पर x0, ठीक है ना।
तो इस x नॉट इनिशियल गैस आपका यहाँ पर केवल एक होगा x नॉट, इस इनिशियल गैस x नॉट का यूज करके हम ये x1 कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और ये आपका वो इनिशियल गैस है, ठीक है ना। इनिशियल गैस x नॉट के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन y इक्वल टू fx पर हम ये पॉइंट x नॉट y नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर y नॉट क्या है, y नॉट इक्वल टू fx नॉट है, ठीक है ना। फिर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो टेंजेंट है x एक्सिस पर जहां भी कट करेगी वो वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा x1 पॉइंट, ठीक है ना। तो इस इनिशियल केस के कोरोस्पोंडिंग हमने इस फंक्शन पर एक पॉइंट कैलकुलेट किया, वो पॉइंट हो जाएगा x0 y0। फिर उस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट जो x एक्सिस पर जब मेरा कट करेगा तो वो पॉइंट मेरा हो जाएगा x1। तो जरा इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन की क्या स्लोप होगी, वो आपको f डैश x0 से मिल जाएगा। तो ये f डैश x0 क्या है, यहाँ पर f डैश x0 जो है यहाँ पर स्लोप है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इसकी स्लोप है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है ना, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x नॉट। अब ये अगर आपका x एक्सिस पर कट कर रहा है तो ये पॉइंट आपका इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ये इटरेटिव इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो फंक्शन मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। अब इसमें मैं इस फॉर्मूले में इनिशियल केस x नॉट को पुट कर रहा हूँ और fx नॉट की वैल्यू इस फंक्शन से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और f डैश x नॉट की वैल्यू भी मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो f डैश x मेरा हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x और f x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। तो fx नॉट हो जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस 2 और f डैश x नॉट हो जाएगा 2x नॉट, ठीक है ना। तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ये इटरेटिव इक्वेशन मिल गई है, ठीक है ना। इटरेटिव इक्वेशन मिल गई है जहां पर मैं इनिशियल केस x0 को पुट करूंगा और उस इनिशियल केस x0 के बेसिस पर मैं इस x1 को कैलकुलेट करूंगा। तो फर्स्ट इटरेशन में मैं क्या करूंगा, एक इनिशियल केस वैल्यू लूंगा। यहाँ पर जो मैं इनिशियल केस ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, ठीक है ना। 2 मेरा क्या है यहाँ पर इनिशियल केस वैल्यू, तो x0 की वैल्यू 2 होगी। उसको मैं इस इटरेटिव इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे x1 की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। अब मैं x1 को x0 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद में सेकंड इटरेशन को अप्लाई कर दूंगा। तो अब मेरा x0 हो जाएगा 3/2। उसको फिर से मैं पुट करूंगा तो मुझे नया x1 मिल जाएगा 1.416, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर होगा आफ्टर सेकंड इटरेशन। अगर आपका सॉल्यूशन कन्वर्जिंग है तो इटरेशंस जैसे जैसे आप इटरेशंस अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर के क्लोज आता है, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम का नेचर कन्वर्जिंग है इस पॉइंट x0 पर, तो जैसे जैसे आप इटरेशन अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर के क्लोज आता जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर मुझे इटरेटिव इक्वेशन गिवन है और मुझे ये फंक्शन कैलकुलेट करना है तो फिर मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ मैनिपुलेट करके, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मुझे पता है कि ये फंक्शन क्या होता है, xn माइनस fxn डिवाइडेड बाय f डैश xn। तो इसको मैं रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करके और इस fx और f डैश xn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में हम एक इनिशियल केस x0 को चूज करते हैं, उसके बाद में वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट आपका ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरा x1 पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं x1 को रिप्लेस कर दूंगा x0 से। तो ये जो है ये मेरा नया वाला x0 हो जाएगा, ये मेरा नया x0 हो चुका है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप जो है रियल आंसर के क्लोज आ रहे हैं। यहाँ पर आपका रूट होगा, ठीक है ना। तो आप रूट के क्लोज आ रहे हैं। फिर इस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग में इस फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, ये मेरा नया पॉइंट हो जाएगा। फिर इस पॉइंट x0 के करस्पॉन्डिंग में इस फंक्शन पर पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, ये मेरा नया पॉइंट हो जाएगा। और फिर से मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आफ्टर सेकंड इटरेशन मैं और आंसर एग्जैक्ट आंसर के क्लोज आ गया हूं। अब ये मेरा पॉइंट नया, अब ये पॉइंट मेरा नया x0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से मैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब फिर से मैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन पर एक पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, ये मेरा नया पॉइंट हो जाएगा। और फिर से मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं इटरेशन अप्लाई करते जा रहा हूं वैसे वैसे मैं आंसर के क्लोज आता जा रहा हूं। लेकिन देखिए ये मेथड वर्क नहीं करेगा अगर मान लीजिए आपका f डैश x0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इनिशियल केस आपने एक ऐसे जगह ले रखा है जहां पर कर्व आपका फ्लैट है, तो वहां पर f डैश x आपका 0 हो जाएगा। तो फिर उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल इसको देखते हैं। मान लीजिए आपका जो y fx है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना, y fx। और मान लीजिए आपने इस पॉइंट को
इनिशियल केस दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है आपका इनिशियल केस है। तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आपका f डैश x नॉट इज नियरली इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर ये मेथड आपका फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि ये न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ये आपका 100% रिलायबल नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपकी एरर एनालिसिस है इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेथड आपका सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से आप देखिए ये क्या है आपका सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपके कांस्टेंट है, तो ये आपका k हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस है इसका, तो आपका जो आंसर होगा वो रैपिडली कन्वर्ज करेगा। बट दिस मेथड इज नॉट 100% रिलायबल। तो जनरली यूज्ड टू इंप्रूव द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द प्रीवियस मेथड। तो जनरली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम रिलायबल मेथड का यूज करते हैं। रिलायबल मेथड जैसे कि आपका बाइसेक्शन हो गया या फिर आपका रेगुलर फॉल्सी हो गया। तो कुछ इटरेशन हम रेगुलर फॉल्सी या आपका बाइसेक्शन मेथड के अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में जब आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर के क्लोज आ जाएगा, उसके बाद हम न्यूटन रैप्सन मेथड को लगा देते हैं, बिट रेट से कन्वर्ज होगा, ठीक है ना। लेकिन ये मेथड आपका रिलायबल नहीं होता है, 100% रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर आपने जो इनिशियल केस लिया है उस पर अगर एवरेज x 0 है तो आपका वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप रिलायबल मेथड्स का अप्लाई कीजिए, रिलायबल मेथड को अप्लाई कीजिए, जैसे कि आपका बाइसेक्शन मेथड हो गया, ठीक है ना, या आपका रेगुलर फॉल्सी हो गया। तो आप बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल्सी के कुछ इटरेशंस लगा दीजिए, तो आप आंसर के क्लोज आ जाएंगे। जब आप आंसर के क्लोज आ जाएंगे उसके बाद आप इस मेथड को लगाएंगे, तो आपका जो आंसर है रैपिडली आपका आंसर कन्वर्ज होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑर्डर कन्वर्जेंस आपका 2 है। So you can see here Newton-Raphson method has a second order or quadratic convergence, and we can say that number of significant digits in root which are correct double after each iteration in Newton-Raphson method, because order of convergence is 2 here, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है, तो आपकी जो सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी वो डबल हो जाएंगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स in root which are correct doubles after each iteration of Newton-Raphson method.